काश ये जिंदगी भी कुछ किताब की तरह हुआ करती कि अगर कुछ गलत लिख दिया तो मिटाकर फिर से मनचाहा लिख लो। मैं भी मिटा देना चाहती हूँ सुमित की यादों को अपने दिल से। उस झूठे प्यार और धोखे की दलदल से बाहर आना चाहती हूँ मैं अब। अपनों की भीड़ में ही अकेला कर दिया था उसने मुझे। क्यों पूछा था उसने उस रोज मेरा हाथ थाम कर कि चारू तुम इंतजार करोगी ना मेरा। देहरादून से माइक्रोबायोलॉजी में हम दोनों ने एमएससी साथ की थी। वहीं एक दूसरे को जानते जानते हम सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे, अब उससे कहीं ज्यादा अब हमराज और हम सफर हो चले थे। साथ साथ जीने मरने की कस्में भी तो खाई थीं। उसका नहीं पता मुझे, मेरा तो प्यार सच्चा था। वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था। उसके पापा नहीं थे। घर में माँ, 2 बहनें और सुमित। हालांकि बहनें बस 2 साल ही तो बड़ी थी, उम्र का ज्यादा अंतर नहीं था। तो कॉलेज पूरा करते ही जॉब करके अपनी बहनों को भी पढ़ा लिखा कर शादी करवाना, ये जिम्मेदारी उसने खुद ही ओढ़ ली थी। चारू, मेरे साथ चलना इतना आसान नहीं होगा। इंतजार कर पाओगी मेरा? मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर पूछा था उसने। सुमित, फिर वही सवाल, मेरे प्यार पर यकीन नहीं है क्या तुम्हें? हम अभी मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं ना, तो मैं यहीं अभी इसी पल भगवान को साक्षी मानकर वचन देती हूँ कि बिना सवाल किए मैं साथ रहूंगी तुम्हारे। आजमा कर देख लेना। मुझे अंदाजा भी नहीं था कहते समय कि इस आजमाइश की कश्मकश में मेरा वजूद अकेले ही खड़ा रह जाएगा एक दिन। कॉलेज पूरा होते ही सुमित ने कॉलेज में वहीं लेक्चरर की जॉब कर ली और मुझे भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब मिली, तो मैं शिमला चली आई। दिल के तार जुड़े रहे हमारे, पर कॉलेज के गुलाबी दिनों की तरह दुनिया की हकीकत तो नहीं होती ना। अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले सुमित मुझसे दूर होता जा रहा था। अब पहले की तरह रोज नहीं, सप्ताह में एक बार बात होती थी। समय तो जैसे पंख लगाकर उड़ा चला जा रहा था। कॉलेज पूरा हुए अब 5 साल हो गए थे। मम्मी पापा भी शादी के लिए जोर डालने लगे थे। उन्हें पता था मेरे और सुमित के बारे में। चारू, तेरा कॉलेज खत्म हुए 5 साल हो गए हैं। तेरी सारी सहेलियों की शादी हो गई है बेटे, अब तू 30 की हो गई है। आखिर इस इंतजार की कोई तो हद होगी। सुमित की एक बहन की शादी हुई है अभी, दूसरी की शादी वो अपनी शादी के बाद भी कर सकता है। अगर वो तुझसे प्यार करता है तो तू उसके भविष्य में कहीं है या नहीं, ये तो पूछ ले एक बार। मम्मी पापा मुझे समझाकर हार गए और उन्होंने भी चुप्पी की चादर ओढ़ ली थी। एक दिन फोन आया था सुमित का और मेरे इंतजार की दीवार ढह गई जो हम दोनों के बीच थी। चारू, तुम अपने मम्मी पापा की बात मान लो, मेरा तो खुद का ही कोई ठिकाना नहीं है, वो जहाँ कहीं तुम शादी कर लो। ये कहकर सुमित ने कितनी आसानी से मुझे उस इंतजार के बंधन से मुक्त कर दिया था। कोई मजाक है क्या? अब जब तक खुद फोन नहीं करेगा मैं तो कॉल नहीं करूंगी, तभी मेरी अहमियत समझ आएगी इसे। सोचकर मैंने ही उसे कॉल नहीं किया और ना ही कोई मैसेज। और ऐसे ही 3 महीने बीत चले थे। जो एक सिरा प्यार की डोर का कहीं उलझा था वो भी टूट गया था आज जब सीमा का फोन आया। सीमा मेरी और सुमित की कॉमन फ्रेंड थी कॉलेज में। चारू, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि पूछूं भी कैसे। तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ यार, बहुत बिजी रही जरा पिछले महीने, तो तुझे कॉल ऑल नहीं कर पाई। मैंने बड़ी लापरवाही से ही जवाब दिया। चारू, तुझे सुमित का नहीं पता क्या? क्या सुमित? नाम मत ले उसका। मैं तो फोन करूंगी नहीं जब तक खुद कॉल नहीं करेगा। और कॉल ही क्यों, देहरादून से शिमला ही तो आना है, यहीं मनाने आना पड़ेगा उसे। मैं कहे ही जा रही थी अपने और सुमित के प्यार पर इतराती हुई। चारू, सुमित कहीं और शादी कर रहा है। इसी 20 दिसंबर को शादी है उसकी। लड़की भी देहरादून से है और मुझे नहीं पता। सीमा क्या बोलती रही उधर से। मेरे हाथ से फोन छूटकर गिर पड़ा था। शिमला बर्फ की चादर से ढका पड़ा था, खामोश, सफेद और सुन्न। ऐसे ही मैं भी सुन्न पड़ चुकी थी, एहसास जैसे मर से गए थे। मेरे साथ ऐसा क्यों किया सुमित ने? मैंने ये भी जानना नहीं चाहा और मैं रोई भी नहीं।
खामोशी की तह में छिपा लिया था आंसुओं को। सीमा से ही बाद में पता चला कि उसने किसी अमीर घर की लड़की से शादी कर ली थी, जो उसी कॉलेज में स्टूडेंट थी जहां वो पढ़ाता था। फिदा थी वो सुमित पर, और अमीर घर से थी तो सुमित ने शादी कर ली। शायद ये शादी उसकी जिम्मेदारियों से मुक्त होने की चाबी थी। पर मेरा क्या? एक बार कहा तो होता उसने मुझसे, मैं खुशी खुशी उसके बोझ तले अपना कंधा बढ़ा देती। जिंदगी से मिले इस दर्द ने मुझे बहुत मजबूत बना दिया था। सब कुछ था मेरे पास, अच्छा पैसा, घर, नाम, सभी कुछ तो था, पर अंदर, मेरे अंदर जैसे सब खाली था। एक दिन सीमा आई थी मुझसे मिलने। चारू, बाहर भी एक दुनिया है, पता है ना तुझे? हाँ हाँ, उपदेश मत दे, ले गर्मा गर्म चाय पी, कहकर मैंने चाय का प्याला सीमा को थमा दिया। चारू, अब तू शादी कर ले, जिंदगी में कोई तो मकसद हो, कोई ठहराव हो, शाम होते ही किसी के घर आने का इंतजार हो। नहीं सीमा, अब इंतजार नहीं, और नहीं। शादी ही जिंदगी का आखिरी पड़ाव नहीं होता है, पर हाँ, कोई तो हो जिंदगी में, तो जिंदगी जीने के 1000 बहाने रोज देती है। मैंने सोच लिया है, मुझे सिंगल मदर बनना है और एक बच्चा गोद लूंगी मैंने बड़े विश्वास से कहा। पर बच्चा गोद लेना भी तो आसान नहीं होगा ना चारू, सीमा ने कहा। हाँ सीमा, पता है मुझे, माँ बनना इतना आसान नहीं होता है, बड़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, पर मैं तैयार हूँ। अब मैं पूरा निश्चय कर चुकी हूँ। मैं कोई कमजोर सी अमलतास की बेल नहीं, जिसे ऊपर जाने के लिए किसी दरख्त के सहारे की जरूरत हो। नहीं, मैं वो नहीं। मुझे जिंदगी में सहारा नहीं, एक मकसद चाहिए, कोई अपना, मेरा अपना। वैसे सीमा ने सच ही कहा था, आसान तो नहीं था। पूरा 1 साल भर लग गया मुझे पेपर वर्क और बाकी फॉर्मेलिटीज में। तब जाकर मुझे मिली नन्ही रोशनी। 1.5 साल की ही थी बस, जब मैं उसे अपने घर लाई। मैंने ही उसे नाम दिया रोशनी। एक रोशनी की किरण ही तो थी, वो सुनहरी किरण जिसने मेरे इर्द गिर्द जमी काली बर्फ को पिघला दिया था अपने प्यार से। बच्चे सच में भगवान का ही रूप होते हैं। उसने मेरे अंदर मर चुकी चारू को फिर से जीवन दान दे दिया था। मेरे घर में हंसी, ठहाके और किलकारियों की गूंज सुनाई देने लगी थी। अब पापा भी अब रिटायर हो चुके थे जॉब से, तो मम्मी पापा भी यहीं शिमला आ गए थे मेरे पास रहने कुछ दिनों को। रोशनी को भी परिवार मिल गया था, और हमें रोशनी। धीरे धीरे सब सही होने लगा था। रोशनी भी अब 3 साल की होने वाली थी और नन्हे नन्हे पैरों से पूरे घर में भागती रहती थी। पर उसका बोलना कुछ लेट था उम्र के हिसाब से, एक एक शब्द ही बोल पाती थी बस। चारू, चारू, पता है आज क्या हुआ? आज रोशनी ने 2 शब्द एक साथ बोल दिए, मैं हूँ। मेरे ऑफिस से घर आते ही मम्मी ने बहुत एक्साइटेड होकर मुझे बताया। अरे वाह, वैसे मम्मी, ये जो तुम पूरे दिन टीवी पर शाहरुख की मूवीज देखती रहती हो ना, उसका असर है। तुम्हारे साथ ये भी तो पूरे दिन देखती रहती है। मुझे तो लगता है रोशनी सबसे पहले शाहरुख का डायलॉग मैं हूं ना ये ही बोलेगी, कहकर जोर से हंस दी मैं। अरे चारू, मैं सोच रही हूँ कि इस बार रोशनी का 3rd बर्थडे हम अपने देहरादून वाले घर में करें ना। तू भी तो कब से वहां नहीं गई है, बात कर ले अपने ऑफिस में और 10-15 दिन की छुट्टी ले ले। ठीक है मम्मी, चलेंगे, छुट्टी का भी हो जाएगा, तुम बना लो प्लान, इस संडे को चलते हैं, कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। अंधेरा था कुछ, तो खिड़की पर पड़े नीले पर्दों को सरका दिया मैंने। पहाड़ की चोटी के पीछे ढलते सूरज की नारंगी रोशनी कमरे में भर आई। अब मुझे अतीत का सामना भी हो भी गया तो कोई डर नहीं था। 2 दिन बाद हम देहरादून में थे। रोशनी बहुत एक्साइटेड थी नानी नानू के घर जाने के लिए। लगभग 3 साल बाद मैं अपने घर लौटी थी। मम्मी ने मेरा कमरा अभी भी वैसे ही रख छोड़ा था मेरी यादें सहेजने के लिए। मैं ही स्वार्थी थी, या कह लो कायर थी, जो यहाँ नहीं लौटी। डरती थी कि कहीं सुमित से सामना ना हो जाए।
हो गया तो मैं इस एहसास को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि अब उस पर मेरा कोई हक नहीं रह गया है। पर अब अतीत के सारे डर, सारे बंधन खुल गए थे। बस मेरी रोशनी की बाहों का बंधन था मेरे चारों ओर। और आज बर्थडे था मेरी नटखट लाडली का। चारू, पार्टी तो शाम को है। मैंने आसपास के कुछ घरों के लोगों को बुलाया है। तू और रोशनी तैयार हो जाओ, मंदिर हो आते हैं। मम्मी ने कहा तो हम सब जल्दी से तैयार होकर टपकेश्वर मंदिर आ गए। देहरादून का बड़ा अच्छा और नामी मंदिर है टपकेश्वर मंदिर। मैं और सुमित भी यहाँ कई बार आए थे। मैं महादेव की भक्त हूँ। जब कभी जिंदगी में लगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ दिशाहीन लगता है, मैं चली आया करती थी यहाँ। अच्छा लगा सालों बाद यहाँ आकर। आज हम सब मंदिर में थे, अंदर पूजा चल रही थी। तभी ध्यान गया, रोशनी कहाँ है? अभी तो यहीं बैठी थी मेरे पास। मम्मी आप करवाओ पूजा जरा, मैं रोशनी को देखती हूँ, यहीं होगी, कहकर मैं बाहर आ गई। बहुत बड़ा मंदिर है, काफी सारी सीढ़ियां ऊपर चढ़कर देखा, रोशनी वहां बैठी है, किसी के साथ बातें कर रही है सीढ़ियों पर। रोशनी, मैंने आवाज दी तो रोशनी के साथ साथ वो अजनबी भी मेरी ओर पलटा। पर वो अजनबी थोड़ी ना था, सुमित था। मुझे पता था कि कहीं ना कहीं तो टकराएगा ही अतीत मुझसे, पर इतनी जल्दी? मेरे दिल की धड़कनें सहसा शोर कर उठी। पर क्यों? मैं तो सारे एहसास दफना चुकी थी। रोशनी चलो बेटा। मैं रोशनी का हाथ थामकर पलटकर जाने लगी। चारू, मुझे कुछ कहने का मौका भी नहीं दोगी क्या? सुमित ने कहा। मुझे ना कुछ कहना है ना ही कुछ सुनना। कोई मतलब नहीं मुझे तुमसे सुमित, मैं बहुत आगे निकल आई हूँ, मैंने बेरुखी से कहा। पर मैं नहीं बढ़ पाया चारू, मेरी मजबूरी थी, वो धोखा नहीं था। पर हाँ, मानता हूँ कि कायर था, तुमसे कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। चारू माँ को लंग कैंसर हो गया था और छोटी की पढ़ाई पूरी करवानी थी, फिर उसकी शादी, सब मेरी ही जिम्मेदारी थी। अंजलि उसी कॉलेज में स्टूडेंट थी जहाँ मैं टीचर था। वो अमीर परिवार से थी और मुझे पसंद करती थी, शादी करना चाहती थी। मैंने अपने परिवार की खातिर अंजलि से शादी कर ली। पैसों की बहुत ज़रूरत थी मुझे चारू, तुम्हें धोखा कहाँ दिया मैंने तो अपने प्यार की बलि चढ़ा दी थी। तड़पता ही रहा हूँ अब तक तुम्हारी यादों में। सीमा से तुम्हारे बारे में सब पता चलता रहा मुझे। मेरी यादों से दूर नहीं रही तुम कभी चारू। सुमित की सफाई सुनकर भी मेरा दिल नहीं पसीजा। मैं नहीं चाहती सुमित कि मेरी जिंदगी का कोई भी हिस्सा तुमसे जुड़ा हो। अब तुम मेरी यादों के काबिल भी नहीं हो। बेचारी अंजलि, तुम उसे भी धोखा ही दे रहे हो। अब चाहते क्या हो तुम? इस बार गुस्सा ही आ गया था मुझे। चारू, अंजलि अब इस दुनिया में नहीं है। 2 साल हो गए हैं उसे गुजरे, तो एक कार एक्सीडेंट में वो भी चली गई मुझे छोड़कर। कहते कहते आंसू छलक आए थे उसकी आंखों में। सुमित, आई एम सॉरी, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था इस बारे में। मैंने उसके कंधे पर हाथ रख दिया तो उसने कसकर मेरा हाथ थाम लिया। इतने सालों बाद भी उसका स्पर्श बिल्कुल वैसा लगा जैसे पहले लगता था। अचानक याद आया कि रोशनी भी तो यहाँ है। उसने मेरा हाथ पकड़कर खींचा तो ध्यान उसकी ओर गया। रोशनी, क्या चाहिए बेटा? सुमित ने प्यार से उसे गोद में उठा लिया। माँ, मैं हूँ कहकर हंस दी। सुमित, अभी बोलना नहीं सीखा है इसने, बस टूटे फूटे शब्द ही बोलती है। चारू, इस बार इंतजार मुझे तुम्हारा है, तुम्हारे लौट आने का। देखो, हमारा परिवार पूरा है, तुम, मैं और रोशनी। सुमित ने कहा तो जैसे मैं कमजोर पड़ने लगी, मैं पिघलने लगी। शायद सही कह रहा है सुमित। रोशनी को परिवार की, पापा की जरूरत भी तो होगी। मैं उसके लिए दोनों का रोल अकेले कैसे निभा पाऊंगी? कुछ कहने को ही थी कि अचानक रोशनी ने कहा, मैं हूँ माँ। ऋषु, फिर से कहना, क्या कहा तूने? मैं हूँ माँ। मैंने कसकर उसे अपने सीने से लगा लिया और आंखें बंद कर लीं, और उस पल में सारे जवाब मिल गए थे मुझे। सुमित,
हालात सब कुछ सिखा जाते हैं हमें, ये उतार चढ़ाव सबक ही तो होते हैं। इतने साल अकेले रही हूँ मैं, बिना किसी सहारे के। चट्टान सा बना दिया है मुझे समय ने, अडिग। और रोशनी को पालने के लिए तो मुझे किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं है। सक्षम हूँ मैं खुद से। तुमसे भी कोई गिला शिकवा नहीं मुझे। जहाँ रहो खुश रहो। मुझे तो मेरी राह मिल गई है, अब कोई अंधेरा नहीं, क्योंकि रोशनी है ना। मुझे सुनीता कत्याल जी की लिखी कुछ पंक्तियां याद आ गईं। मैं वो हूँ जो पाना चाहती है आकाश अपने बलबूते पर, सीढ़ी की एक एक पायदान चढ़। मैं वो नहीं जो चाहूँ कोई मुझे गोद उठा ले और कहे, लो अब हुआ आसमां तुम्हारा। बस इसी के साथ ये कहानी यहीं तक।